सो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉइंट्स देखे थे वो पॉइंट्स के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें यहाँ पे, सो लास्ट हम लोगों ने देखा था कॉस्ट बेनिफिट एंड एनालिसिस वाला टॉपिक देखा था हम लोगों ने। और वहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पार्ट देखा था कि स्टार्टिंग में हम लोग जब अगर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो आपका हाईएस्ट एक्सपेंडिचर रहता है, इनकम कुछ भी नहीं रहता है। एंड स्लोली स्लोली जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका इनकम जनरेशन चालू हो जाता है। एंड एज एंड व्हेन टाइम पासिस आपने जो करेंटली टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया था वो प्रोजेक्ट में, वो अगर पुराना होते जाता है तो हम लोगों का उसमें से इनकम कम होते जाता है, तो वापस हम लोगों को उसमें सर्टन एडवांसमेंट करने पड़ता है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर आपने जो स्टार्टिंग में जो ईयर में आपने डेवलपमेंट चालू किया वो डेवलपमेंट में आपका क्या चीज़ें आपको क्या कितना आपने इन्वेस्ट किया था, देन फर्स्ट ईयर आपका कितना रिटर्न मिला, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये पॉइंट देखे थे हम लोगों ने। कैश फ्लो कितना हुआ और एक्यूमुलेट कितना हुआ, मतलब आपका रिटर्न कितना आ रहा है, कितने साल में आपको कितना % रिटर्न आ रहा है, तो उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, ये हम लोगों ने वो ये इक्वेशन के थ्रू वो भी समझा था हम लोगों ने। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है हम लोगों का, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोगों ने देखा था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर 100 समझो कि अगर 100 यूरोज दिए हुए हैं 12 महीने के लिए, तो अगर उसका इंटरेस्ट पकड़ते हैं सेविंग अकाउंट के हिसाब से, तो सेविंग अकाउंट आपको सपोज 10% का इंटरेस्ट देता है। सो वो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बैंक जितना रिटर्न आपको देता है उसके हिसाब से उतना मिल रहा है या उतना भी नहीं मिल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, देन डिस्काउंट फैक्टर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग सपोज सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल वे में अगर डिस्काउंट फैक्टर अगर एक्सप्लेन करूँ, सो याद रखो कि हम लोग कितने टाइम से कितने लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट बना रहे और उसमें हम लोग कितना लेवल तक का डिस्काउंट्स दे सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। यस, हेलो, डाउट है कुछ? ओके, सो डिस्काउंट फैक्टर को हम लोग ये वे में भी कंसिडर कर सकते हैं कि समझो कि हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका कैश फ्लो कितना है, डिस्काउंट फैक्टर आपने कितना दिया है, तो डिस्काउंट के बाद आपका कैश फ्लो कितना है, और धीरे धीरे हम लोग कितनी चीज़ें डिस्काउंट करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से आपका कैश फ्लो जो आ रहा है वो कितना हो रहा है। तो डिस्काउंट फैक्टर कभी काम करता है बेसिकली जब हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं और मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए हम लोग अपने क्लाइंट्स को कुछ बेनिफिट्स देने की ट्राई कर रहे हैं। सो वो टाइम पे हम लोग फोकस करते हैं ऑन सच डिस्काउंट फैक्टर्स। ओके, वो टाइम पे ये डिस्काउंट फैक्टर्स पिक्चर में आएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट दैट वुड प्रोड्यूस एंड नेट प्रॉफिट वैल्यू ऑफ 0 फॉर द प्रोजेक्ट। सो अगर हम लोग का नेट प्रेजेंट प्रॉफिट वैल्यू कितना आ रहा है करेंटली आफ्टर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट, सो सपोज अगर मार्केट में रहना है तो हम लोगों को कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है जो प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं या जो क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो सपोज एक बड़ा लेवल का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम पे हम लोग भी देखेंगे कि हम लोग कितने लेवल तक का डिस्काउंट दे सकते हैं और वो हिसाब से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हम लोगों को मिल सकता है। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब अगर हम लोग ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे रिस्क इवेल्युएट करने का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई एक प्रोजेक्ट हैंडल करना चालू किया है, प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया है, तो उसके ऊपर हम लोग के अनसर्टेनिटी रिस्क कितना है। अ प्रोजेक्ट माइट अपियर टू गिव अ बेटर रिटर्न देन बी बट कुड बी अ रिस्कियर, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ आप रिस्क ले लो, चला तो बहुत अच्छा होगा, चाइनीज प्रोडक्ट जैसा, रिस्क ले लो चला तो बहुत अच्छा होगा, नहीं चला तो गड्ढे में गया पूरा। सो यहाँ पे वही है, ड्रॉ अप अ प्रोजेक्ट रिस्क मैट्रिक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट टू असेस कितना आपका रिस्क हो सकता है, कितना ओवरहेड हो सकता है आपके ऊपर। फॉर रिस्कियर प्रोजेक्ट कुड बी अ हायर डिस्काउंट रेट्स, मतलब जितना रिस्क ज़्यादा रहेगा उस पर हम लोगों को सर्टेन डिस्काउंट ज़्यादा देने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तब जाके आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने मिल सकते हैं या हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला रिस्क जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आ सकता है हम लोग के प्रोजेक्ट में वो क्या होगा, क्लाइंट रिजेक्ट द प्रपोज्ड लुक एंड फिल ऑफ द साइट। अब इसके इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, बराबर है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है और लाइक्लीहुड इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी क्लाइंट जो है वो अगर प्रोफेशनल वे में वो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने का सोचेगा ना, तो वो टाइम पे उसका मेन फोकस जो है ना उसके फंक्शनलिटीज पे रहेगा,
वो कैसे आपका प्रोजेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्लाइंट का आउटपुट कैसे बढ़ रहा है वो प्रोजेक्ट से, उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करेगा। देन कॉम्पिटिटर अंडरकट्स प्राइस। अब इसके लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा रहता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे सस्ते में प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस अगेन हाई है, बराबर है, और लेकिन उसका लाइक्लीहुड मीडियम है। हाँ, मतलब हो सकता है 50% 60% ऑफ टाइम ये होता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे सस्ते में कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप करके दे रहा है और उसकी वजह से आपको भी कॉस्ट कटिंग करना पड़ रहा है। वेयर हाउस अनअवेलेबल टू डील विद द इंक्रीज डिमांड। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट बनाया था वो सपोज 1000 लोग या 1000 एम्प्लॉयज का या 1000 कस्टमर्स का या 10,000 कस्टमर्स का लोड बेयर कर सके, उसके हिसाब से हम लोगों ने डेटाबेस डिजाइन किए थे। बट सडनली जो अभी क्लाइंट जो है उसके साइड से उनका जो वर्कलोड है वो बढ़ गया, तो अब उनका वर्कलोड बढ़ गया, उनके साइड से इनपुट्स बढ़ गए, उनके साइड से उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर ज्यादा बर्डन, ज्यादा लोड आ रहा है। तो उसके इंपॉर्टेंस क्या है, मीडियम है, क्योंकि अभी अगर उसका लोड बढ़ गया है, उसने स्टार्टिंग में हम लोग को ये नहीं बोला था, तो अगर लोड बढ़ गया है तो उसका इंपॉर्टेंस मीडियम है कि हाँ हम लोग उसको हेल्प करेंगे, बिकॉज अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। और इसका लाइक्लीहुड अगर हम लोग रिस्क देखेंगे तो रिस्क बहुत कम है, क्योंकि हम लोग के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बर्डन बढ़ने की वजह से वहां पे कुछ डिले हो रहा है या आपका सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यस, इसका इंपॉर्टेंस मीडियम देंगे हम लोग। और लाइक्लीहुड भी क्या है, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसका लाइक्लीहुड भी मीडियम लेवल पे है, मतलब हाँ 50-60% चांसेस है कि ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट हायर जा सकता है, हम लोगों ने सोचा उससे, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वैसे प्रोजेक्ट्स पे ही हम लोग अभी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे, तो रेयरली ऐसा होता है कि एक कोई अननोन एरर सडनली आपके सिस्टम में हिट कर गया, आपको पता नहीं था जिसके बारे में, तो वो टाइम पे उसका इंपॉर्टेंस जो है वो लो रहेगा, क्योंकि ऐसे चांसेस कम रहते हैं कि आपने अज्यूम नहीं किया रहेगा वैसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, और उसका लाइक्लीहुड भी लो है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सडनली। क्योंकि आप अगर सालों से सर्टन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग के पास इनफ एक्सपीरियंस रहते हैं या इनफ एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स होते हैं, सो वो टाइम पे ऐसे बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। देन रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जितना रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअल में स्टार्टिंग में मिलना चाहिए आपके साइड से, उतना रिस्पॉन्स टाइम जब अगर हम लोग क्लाइंट साइड पे वो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो इसके लाइक्लीहुड अगेन बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम पे हम लोग उसको इम्पोर्टेंस जो है वो 50-60% ऐसे चांसेस होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है मीडियम लेवल पे। और लाइक्लीहुड के ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब आपका सॉफ्टवेयर स्लो हो गया है, इसके लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है। ओके, सो ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, ये सिमिलर टाइप का टेबल आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में बेसिकली हम लोग अगर देखेंगे दो ब्रांचेस रहते हैं हम लोग के डिसीजन ट्री में, कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आप जितना है उसके आगे एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हम लोग रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। दो चॉइसेस है आपके पास। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही मैं कुछ फीचर्स और ऐड करके उसको एक्सटेंड करने का सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है उसमें तो फिर आपका यहाँ पे कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम रहेगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा और उसके बाद फिर अगेन आपको वेट करना पड़ेगा रिटर्न कितना आ रहा है, कब तक आ रहा है, वो सब फैक्टर पे। और अगर रिप्लेस कर रहा है तो रिप्लेस करने का मतलब क्या है, एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और साथ में उसमें कुछ चेंजेस भी ला रहे हैं, बराबर है, तो वो टाइम पे आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का डिसीजन ट्री में बता रहा है कि एक्सपेंशन जो है इसकी एक लिमिट तक जरूरत है लेकिन अभी के लिए जरूरत नहीं है, तो वो टाइम पे आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब हम लोग फिर उसमें से ही जितना है उसमें से ही हम लोग उसको वर्क करना लगेंगे, उसी में हम लोग अपना काम जो है वो एक्सपैंड करने लगेंगे। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है उसी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट में यहाँ डेवलपमेंट में ऐड करूंगा। और ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है जो ऊपर हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा उसका। ओके, प्रोग्राम मैनेजमेंट आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। अब ये एमबीए टाइप डेफिनेशन है। प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये सब आपका मेन पॉइंट्स रहेंगे। ओके, प्रोग्राम में भी स्ट्रेटेजिकली आपको देखना है प्रोग्राम कैसे चल रहा है, बिजनेस साइकिल प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, R&D कैसे चल रहा है वो प्रोजेक्ट के ऊपर या प्रोग्राम के ऊपर, कितने इनोवेटिव स्टेप्स हम लोग लेके आ रहे हैं जिससे आपको प्रोग्राम में जितने वर्क ऐड करना है
उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वर्कलोड, और बेटर वे में हम लोग कैसे अपना काम कर सकते हैं, वो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बिजनेस साइकिल पे कैसे वर्क करेंगे, वो आपको पॉइंट्स दिए। अब ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई आईटी के टेक्निकल लॉजिक्स नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये क्विकली ब्रश अप करा रहा हूँ। ओके, यहाँ से हम लोगों का एक पॉइंट चालू होता है कि प्रोग्राम मैनेजर वर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर, डिफरेंस क्या होता है। प्रोग्राम मैनेजर जो होगा वो बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली मॉनिटर करते रहेगा, इसको हम लोग प्रोग्राम मैनेजर बोलते हैं। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब कोई एक प्रोजेक्ट कोई वो एट अ टाइम हैंडल कर रहा है, उसी के गाइडेंस के अंदर, उसी के मॉनिटरिंग के अंदर, उसी के सुपरविजन के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो प्रोग्राम मैनेजर रहेगा। देन प्रोग्राम मैनेजर में अगर आप देखेंगे, प्रोग्राम मैनेजर में क्या बोल रहा है, पर्सनल रिलेशन विद स्किल्ड रिसोर्सेज, बराबर है, मतलब उसके पास रहेंगे वो कोई दूसरे एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकता है जैसे उसको लगेगा, और उनके साथ वो कोऑर्डिनेट हमेशा करते रहेगा। यहाँ पे हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, बहुत बार जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहते हैं उनको बहुत लिमिटेड आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत रहते हैं कि दो अलग अलग शिफ्ट में दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक शिफ्ट लिमिटेड आवर्स ही है और उसी में आपको अपना काम खत्म करना है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज, यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर इजीली डिफाइन कर सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन से कितने रिसोर्सेज कितने टाइम के लिए यूटिलाइज होने चाहिए। यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसको मिनिमम रिसोर्स में हम लोग कैसे ज्यादा काम कर सके ये फोकस करना रहता है। बस यही आपके डिफरेंसेस है, आपको याद रखना है। प्रोग्राम मैनेजर मतलब एक साथ मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट हैंडल करता है, उसको प्रोग्राम मैनेजर बोलता है। प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब टाइम वो एक ही प्रोग्राम हैंडल करते रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे उसी का सेम एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम का मतलब हो गया कि हम लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब वो स्ट्रेटेजी जो है वो बाकी कंपनीज जो रहेंगे हम लोगों के, उनके पास से हेल्प लेके भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है, या हम लोगों ने देखा कि यूएस के सर्टेन कंपनीज जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजीज को हम लोग इमिटेट कर सकते हैं। इन आर केस अगर जैसे मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो आउटसोर्स किए हुए रहते हैं, मतलब यूएस के कोई कंपनीज ने वो प्रोजेक्ट को आउटसोर्स किया इंडिया में और हम लोग उसके ऊपर फिर वर्क कर रहे हैं। तो वैसे भी पॉइंट्स, वैसे भी केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि इनिशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट में हम लोग देखेंगे प्रोग्राम मैंडेट क्या है, डिस्क्राइबिंग द प्रोग्राम मैंडेट, जहाँ पे न्यू सर्विसेज कैपेबिलिटीज क्या है, करंटली हम लोग के पास जो प्रोग्राम है या प्रोग्रामर्स है उनके थ्रू हम लोग कितने लेवल तक के टास्क अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम या खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो स्ट्रेटेजीज को आपको इंप्रूव करते जाना है। आपने लास्ट टाइम को एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया था जिसमें आपको सर्टेन लॉसेस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, तो इस बार आपको वो स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करना है और बेटर बनाना है, सो दैट आपका जो करंट फंक्शनिंग है वो स्मूथ चल सके। फिट विद एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो आपके जो भी स्ट्रेटेजीज आप बनाएंगे कि चलो हम लोग को यहाँ तक का काम अचीव करना है, इतने टाइम में अचीव करना है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है उसके साथ में वो मैच होता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ अलग बना रहे, आपके गोल्स कुछ अलग चल रहे, या फिर कोई आपके राइवल ने कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया है और उससे आपका प्रोजेक्ट अलग चल रहा है, फिर भी आप उसके स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जो आपके प्रोजेक्ट या आपके प्रोजेक्ट के गोल्स के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। अगर मैं बात करूंगा कि यूके में अगर हम लोग कोई एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द वे दे फॉलो सम प्रोसेस और दे वर्क ऑन सम प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट वी फॉलो इन इंडिया। देयर माइट बी चांसेस, राइट। तो वो टाइम पे आपको देखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और वहां पे वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस रहेंगे। और ये सारे स्ट्रेटेजी डिफाइन करने में हम लोग के पास हमेशा डायरेक्टर्स तो रहेंगे, प्रोग्राम डायरेक्टर्स रहेंगे, हायर अथॉरिटीज रहेंगे जो एक स्पेसिफिक मतलब सालों के एक्सपीरियंस वाले हम लोग के पास लोग रहेंगे जो एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जैसे आप प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, आप उसका एक सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो प्रोग्राम का एक ब्रीफ में आपको आइडिया देना है, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसके बेनिफिट क्या रहेंगे, ये आपको बताना है। फिजिबिलिटी स्टडी चलेगा साथ में। एज वी ऑल नो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, और वो फिजिबिलिटी स्टडी से हम लोग को पता चलेगा उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कितने होंगे। विजन स्टेटमेंट मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम लोग का विजन स्टेटमेंट, देखो ये बोल बच्चन वाला है। विजन मतलब आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, अगर ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट हो सकता है, आपका क्लाइंट के साथ रेपो कितना बेटर बन सकता है, ये सब आपके विजन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट मतलब एक हम लोग एग्जैक्ट एक
हम लोग प्रोटोटाइप बना के रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोग का प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, कैसा हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोग्राम ब्रीफ में कि हम लोग जो बना रहे फिजिबिलिटी स्टडी से हम लोग को पता चलेगा कि वो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, हम लोग के पास इतना स्किल्ड मैन पावर है, इतना टाइम, इतना पैसा है क्या। देन विजन स्टेटमेंट में देखेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली क्या बना रहे हैं और वो हम लोगों के रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है क्या। ब्लूप्रिंट में हम लोग देखेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा वो कैसे हम लोग बनाएंगे, उस पर कैसे वर्क करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रीफ मैनेजमेंट में, तो बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या बोला है, डेवलपर है। डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है, बराबर है, यूजर वो प्रोजेक्ट को यूज करेगा। तो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे कि उसके एप्लीकेशंस प्रॉपरली, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसके एप्लीकेशंस जो है वो प्रॉपरली डिलीवर हुए कि नहीं, जो हम लोगों ने सोचा था वो एग्जैक्ट डिलीवर हुआ कि नहीं, और उसके हिसाब से कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं यूजर को, और वो बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आपको बेटर हेल्प कर रहे हैं आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर के साथ आपके रिलेशंस और बेटर करने के लिए। बस ये सिंपल सा वही पॉइंट है। सो डेवलपर डेवलप करेगा, यूजर उसको यूज करेगा, और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो कितना एप्लीकेशन वाइज कितना बेटर लग रहा है हम लोग के इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफाइन एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, वो बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये देखेंगे कि आपका बेनिफिट क्या है और उसके अगेंस्ट आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बेनिफिट विल बी अचीव जब आप प्रॉपरली प्लान करेंगे उसको, और वो प्रॉपरली प्लान का मतलब सिलेक्टेड लोगों को हम लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेट करेंगे कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपको इतने काम तो प्रॉपर करने ही चाहिए, है ना। और उसके बाद हम लोग वो जो भी वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कितने लेवल तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, वो अचीवमेंट्स क्या है उनके, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो मॉनिटरिंग अचीवमेंट्स ऑफ बेनिफिट्स। सो ये आपके पॉइंट्स है, और ये उसका नीचे एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिया हुआ है जो आप एग्जाम में लिखेंगे। ओके, बेनिफिट्स में क्या रहेगा, बेनिफिट्स माइट इंक्लूड, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखो कि आपके मैंडेटरी कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या है, और एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें क्वालिटी में हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का मतलब है रिस्पॉन्स टाइम और बेटर बना दो, है ना। रिस्पॉन्स, याद है हम लोगों ने क्वालिटी में पढ़ा था दो चीज़ें, कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेटर होना चाहिए, और प्लस जो फेलियर टाइम है वो कम होना चाहिए। तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्वालिटी वाइज कितना बेटर हो रहा है, और उसके उससे हम लोग को पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में कितना इंप्रूवमेंट्स आ रहा है। प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ गया, पहले अगर मैं कोई काम कर रहा था तो उसमें मुझे 4 आवर्स लग रहे थे, अब सॉफ्टवेयर का अगर मैं हेल्प ले रहा हूँ तो उससे मेरा प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ गया, वो देखेंगे हम लोग। देन मोटिवेटेड वर्कफोर्स, मतलब अगर कोई एक अच्छा आइडिया लेके आ रहा है आपके प्रोजेक्ट में, अपने साइड से बहुत ज़्यादा कुछ इनपुट्स ऐड कर रहा है, तो आप उनको बेसिकली आप उनको बोनस देंगे, सर्टन और बेनिफिट्स देंगे, प्रमोशंस देंगे, राइट। तो क्या होगा, वैसे और एम्प्लॉयज एनकरेज होंगे कि वो अपने साइड से और उसमें कुछ इनपुट्स डाले, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट का या उसके एडवांटेजेस जो है वो और बेटर बन जाए। और इंटरनल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स कितने रहेंगे, ये होगा। तो ये तो मेन देखो, ये बहुत बेसिक से थियोरेटिकल टॉपिक्स है, आई मीन इसमें कोई टेक्निकल ऐसा नहीं है कि मैं आपको आईटी टर्म्स में कुछ एक्सप्लेन करूं, बहुत सिंपल से आप रीड आउट करेंगे तो समझ में आएंगे, वैसे पॉइंट्स है। सो यहाँ पे हम लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। रिस्क रिडक्शन होना चाहिए। रिस्क रिडक्शन मतलब जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें कितने लेवल तक हम लोग खुद को सेफ रख सकते हैं, कितने लेवल तक हम लोग का इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, कितने लेवल तक के फंक्शन पे हम लोग अगर लॉस भी होता है तो बेयर कर सकते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो जो रिस्कियर पार्ट है जहाँ पे हम लोग सक्सेस भी हो सकते हैं या फेल भी हो सकते हैं, या लॉस होने के चांसेस परसेंटेज बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग कम कर देंगे। और जो एग्जैक्ट काम के फंक्शंस है ना, फिलहाल उसी के ऊपर फोकस करो। इकोनॉमीज कैसा है, मतलब कितना हम लोग बेयर कर सकते हैं, रिवेन्यू कितना है आपका एनहांस हो रहा है या एक्सिलरेट हो रहा है जब हम लोग न्यू प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं अपने कस्टमर या क्लाइंट के या एम्प्लॉय के साथ में, और वो स्ट्रेटेजिकली फिट है कि नहीं आपके पर्पस के लिए। बिकॉज अगर हम लोग बात करेंगे कि आपको ऑलरेडी आपका कोई काम एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से चल रहा था, जैसे अगर हम लोग का काम माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट से चल रहा है, तो अभी आप अगर एक कस्टमाइज नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट प्रोवाइड कर रहा है वो भी रेंटल बेस पे, जितना टाइम आपको यूज़ करना है करो, आप आगे उसका रेंट नहीं भरेंगे, वो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो इमीडिएटली आपको एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल रहा है और रेंटल बेस पे मिल रहा है, मतलब आपको हायर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है।
सो वो टाइम पे स्ट्रेटेजी हम लोग ये फॉलो करेंगे कि कितने रेडीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स है या कौन से रेडीली अवेलेबल हम लोग के पास फंक्शंस है जो हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं वो कितना बेनिफिशियल होगा हम लोग के आगे के स्ट्रेटेजीज डिफाइन करने के लिए, ये भी देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखो वो जो दो वर्ड्स है ना, वो दोनों के एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे टेबल में मैंने दिए हुए हैं, तो अगर नहीं समझेगा तो यहाँ से आप एक बार रीड कर दो। क्वांटिफाइंग बेनिफिट्स मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ एक्स स्टाफ, अगर मैंने सर्टन स्टाफ को कम कर दिया, जैसे मैंने फ्रेशर्स को कम अपॉइंट किया और एक्सपीरियंस को ज़्यादा अपॉइंट किया, तो बेनिफिट क्या होगा, एक्सपीरियंस लोग जो है वो मुझे बेटर आउटपुट दे पाएंगे इन लेस टाइम, बराबर है। और उसका दूसरा बेनिफिट क्या होगा, कस्टमर साइड से जो कंप्लेंट्स है वो परसेंटेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि एकदम एक्सपर्ट लोगों के पास से ही मैं डेवलपमेंट करा के ले रहा हूँ, तो मेरा कम टाइम में ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनेगा, ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होगा सॉफ्टवेयर का। आइडेंटिफाइड बट नॉट इजीली क्वांटिफाई मतलब पब्लिक अप्रूवल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लोकेलिटी वेर इट इज़ बेस्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहीं पे डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ तो वहाँ के जो लोग हैं जो इस पे वर्क करने वाले उनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अप्रूव नहीं है, कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, और इफ दे डोंट फाइंड द सॉफ्टवेयर इज मच यूजर फ्रेंडली कंपेयर टू द वन विच दे आर यूजिंग राइट नाउ, तो अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे आपका ही जो मेन रेप्यूटेशन है वो लॉस हो सकता है। सो वो टाइम पे अगेन हम लोग ये वाले पॉइंट्स पे फोकस करते हैं कि पब्लिक अप्रूवल कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो आप उनको कैसे कन्विंस करते हो ये देखना है। तो आपको उनको कन्विंस करने आना चाहिए। कन्विंस करने का मतलब है आपको उनका काम कितना सिंपल कर पाते हो, ये डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में हम लोग उनके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, या वो लोग हम लोग ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये आपका चैप्टर 2 था जो यहाँ तक है, बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। मैंने उसमें आपको इनफ एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो उसमें छोड़ के अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। आज भी मैंने जो बहुत सारे सिंपल से जो MBA टाइप के पॉइंट्स है ना, जो हम लोग सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं, ज़्यादा टेक्निकल डिटेलिंग नहीं है उसमें, वो मैंने आपको फटाफट ब्रशअप कराया हुआ है। तो अगर वो छोड़ के अगर कोई टेक्निकली कुछ डाउट्स है आप पूछ सकते हो, या अभी भी कोई जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े उसमें भी कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। सो नाउ विल स्टार्ट विथ चैप्टर 3 ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके जो 10 स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे वो 10 स्टेप्स आपको याद रखने चाहिए, बिकॉज कंपलसरी एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कंफर्म आना है, रिमेंबर दिस। ओके, एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। एंड बिफोर दिस जस्ट वन थिंग गाइज, आई वांट एवरीवन, सुन रहे सब लोग? हेलो? यस सर। हाँ, देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपके सीनियर्स जो अभी TY क्लियर करेंगे, अब इस बार उनका एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत बैंड बच गया है उनका, कि वो लोग MCQ टाइप एग्ज़ाम देंगे। अब MCQ टाइप एग्ज़ाम में वी कैन एक्सपेक्ट कि हर किसी को अच्छे मार्क्स ही आने वाले। तो अगर हर किसी को अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कंपनीज जो है दे विल रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, या जो इस बार पास आउट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी बात कि अगर हायर एजुकेशंस में अगर जा रहे हैं तो भी सबको अच्छे मार्क्स है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो दिस टाइम यू हैव अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब आप पास आउट होके निकलेंगे ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगे, बट ओनली थिंग कि आपको अपने साइड से वो वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इस बार बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप जब तक एग्ज़ाम दे के पास आउट होंगे तब तक में ये सारा पेंडेमिक सब कुछ नॉर्मल हो गया रहेगा सिनारियो, और वो टाइम पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिमांड निकलेंगे, बिकॉज अभी भी अब से कंपनीज बहुत ज़्यादा IT पे डिपेंड करना चालू करेंगे, तो इंडस्ट्री में वैसे भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों का रिटर्न एग्जाम देके आप पास आउट होके एक प्रॉपर रिजल्ट लेके निकलेंगे। इस बार के TY के जैसा आपका नहीं होगा हालत। सो इसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेंगे, मैं ये लास्ट टाइम भी बताना भूल गया था आपको। सो इसके हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर करना चालू करो कि आप एक अच्छे कंपनी में डायरेक्ट सिलेक्ट हो सको। सो प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट का कितना नॉलेज है,
और वो आपने खुद से कितना बनाया है, और वो आपने जो बनाया उसमें आपके लॉजिक डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज कितने डेवलप हुए। ये पॉइंट्स पे फोकस करो, आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो अभी से उसके लिए रेडी रहो। ओके, सो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेप वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दी है। प्रैक्टिकलिटी, ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू आई डू नाउ। ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया इंडस्ट्री में, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसमें, तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, या कोई एक प्रोजेक्ट अगर हम लोग अटक गए हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकली सोचना है। प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप टीवाई में हो, कॉलेजेस बंद है, हम लोग वर्चुअली मिलते हैं और उसमें भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है हम लोग के पास मिलने के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सो अगर ये सिचुएशन में अगर आप सोचते हो कि आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें भी आपको किसी दूसरे का हेल्प नहीं है, तो वो टाइम पे वो प्रैक्टिकली लॉजिकली वो चीज़ करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सिलेक्ट करने के लिए टॉपिक सिलेक्ट कर देंगे, कॉलेज आपको वो टॉपिक अपॉइंट भी कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम तब से चालू होगा ना जब अगर आप देखेंगे कि आप अभी वो डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास इनफ स्किल्स नहीं है उसको डेवलप करने के लिए, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जो आपको वो प्रोजेक्ट डेवलप करने में हेल्प कर सके। फर्स्ट ये प्रैक्टिकलिटी हो गया। ये सिमिलर टाइप के कंसेप्ट जो है वो हम लोग प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, स्केलेबिलिटी। आपको कितने लेवल तक वो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना है, उसमें कितने लेवल तक के नए फंक्शंस ऐड करने हैं, ये आपके पास बहुत क्लियर आंसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अननेसेसरीली उसमें नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपके कॉम्पिटिटर ने किया, या जस्ट बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्केलेबिलिटी बहुत टेक्निकली समझ के, रिसर्च करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके हम लोग करते हैं। और जब अगर हम लोग इसको स्केल कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं तो बहुत प्रॉपरली आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप उसके कहाँ पे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसके एग्जैक्ट एप्लीकेशंस। एंड उसके साथ में आपको जो फ्रेमवर्क अगर हम लोग यूज करेंगे, फ्रेमवर्क मतलब बहुत सारी चीजें आपके रेडी रहेंगे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स वो रेडी प्रोवाइड करेंगे। जैसे .NET फ्रेमवर्क है, तो अगर मैं एक ASP.NET का अगर एक प्रोजेक्ट बनाना चालू करता हूं तो आप देखो एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के साथ आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होता है और बहुत सारे फाइल्स उसमें बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहते हैं। हम लोगों ने तो उसमें से खाली एक आध दो फाइल हम लोग बनाते हैं, उसको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें आपके पास रेडी रहते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली वो प्रोजेक्ट को अगर कहीं डिप्लॉय करना है ना, तो उसके लिए भी कौन से फाइल्स रिक्वायर्ड है ना, वो सारे भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ऐसा इतना अच्छा वो प्रोजेक्ट बना रहता है। तो आप देखो कि वो फ्रेमवर्क्स जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग रेडी प्रोवाइड करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सारे प्रोजेक्ट्स में आते हैं, और थोड़े से कोडिंग हम लोग करते हैं। फ्रेमवर्क मतलब समझ लो एक फोटो फ्रेम है, तो एक फोटो फ्रेम आपको रेडी दिया हुआ है, बीच में सेंटर में खाली जो फोटो है ना वो हम लोग चेंज करेंगे, मतलब उतना ही पार्ट हम लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, बाकी फोटो फ्रेम वो एक ही रहेगा, बिकॉज कोई भी फोटो डिस्प्ले करने के लिए वो सिमिलर टाइप के फोटो फ्रेम्स ही काम करेंगे। और अगर आपको कुछ फैंसी फोटो अगर डिस्प्ले करना है तो उसमें सर्टन हम लोग फोटो फ्रेम में कहीं पे कलर या ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे उसमें। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेक्निक्स कौन से हम लोग अप्लाई करेंगे, तो प्रिंस नाम का एक फ्रेमवर्क जो है वो यूके में वो लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वो नाम क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोग को यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को जो रेफरेंस बुक सिलेबस में दिया है, जो टेक्स्ट बुक के बेस के ऊपर हम लोगों का सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, वो एक यूके बेस्ड ऑथर का, तो इसके लिए यहाँ पे वो प्रिंस नाम का फ्रेमवर्क उसने बताया जो यूके में यूज़ होता है। इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है, यहाँ पे आपके दूसरे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। ओके, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ये उसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा, ये प्रिंस 2 नाम का फ्रेमवर्क है, अपडेटेड फ्रॉम द प्रिंस 1। अब यहाँ से हम लोगों का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, ये वाले पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ये एक डायग्राम देखेंगे, देखने में बहुत सिंपल है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम वंस टू मी। हम लोगों ने जो SDLCs और वो सब डिस्कस किया उसके बेस के ऊपर आपको एक बार मुझे बताना है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। यू हैव सम टाइम, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। ओके, और मैं जिसको पूछूंगा उसको आना चाहिए। जल्दी से एक बार पढ़ो, देखो ध्यान से देखो। सर उसमें सबसे पहला स्टेप था सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। हाँ देखो मैंने ऑन किया, हाँ सिलेक्ट प्रोजेक्ट किया, देन तो हम लोग एक प्रोजेक्ट का टॉपिक कोई भी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे जो हम लोग को प्रोजेक्ट डेवलप करना है।
फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसको आइडेंटिफाई कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो प्रोजेक्ट हम लोग ने जो सिलेक्ट किया है उसका मेन एम क्या रहेगा और यूजर्स के लिए क्या बेनिफिट्स रहेगा उसका। ओके गुड। फिर उसका एक बार ऑब्जेक्टिव मालूम पड़ने पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि किस हाँ तरीके से वो बनेगा और यूज़र को कितना हेल्पफुल होएगा, कितना इजी वे में हम लोग उसको बना सकते हैं। ओके फिर थर्ड स्टेप है उसको एनालाइज करना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया है कि वो प्रॉपर वे में कैसे बनेगा और पूरा प्रोजेक्ट उसका तैयार करना, हाँ कैरेक्टर कैसा क्या क्या रहेगा। ओके फिर आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी में रहेगा सर कि जो जो हम लोग उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, लाइक जैसे आप नॉर्मल यूज़र पेज हो गए ये सब में, वो सब कैसा एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेगा उसके अंदर, वो सब हम लोग चेक करेंगे। ओके ओके एस्टिमेट एफर्ट्स फॉर एक्टिविटीज़ में सर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का कितना स्टेप्स रहेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब चेक करने के बाद 6 स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क में, कि अगर हाँ उसमें कुछ रिस्क है, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ रिस्क रहेगा तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने को देखेंगे। हाँ फिर वो प्रोजेक्ट को हम लोग एक रिसोर्स अलर्ट करेंगे कि ये रिसोर्स से हम लोग को मिलेगा। ओके फिर उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, जो भी हम लोग का प्लान्स रहेगा उसको हम पब्लिकली प्लान्स सबको बताएंगे कि ऐसा ऐसा ये प्लान्स है, ये प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद वो प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ओके सर मेरे को ठीक। वो लोअर लेवल प्लानिंग नहीं समझा। हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके आपने जो एक्सप्लेन किया काफ़ी लेवल तक वो करेक्ट है। सो देखो गाइज, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक सिलेक्ट किया हम लोगों ने। अब वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन मतलब हम लोगों को अगर कोई एक प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड है तभी प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगा अगर डेवलप कर रहे हैं। जैसे आपने टीवाई का एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, अब वो सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या देखा कि सबसे पहले आप कितने लेवल तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। उसके लिए जो आप टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड मतलब एक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करने वाले, लाइक हम लोग सपोज यूज़ करेंगे PHP, जावा, ASP.NET, पाइथन कोई एक, तो वो आप उससे कितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल है, वो आता है कि नहीं आता है आपको, है ना। ये सर्टन पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, उसके हिसाब से कितना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं हम लोग और किसी के लिए बना रहे हैं क्या, ये हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये बनाने के लिए आपको फ्रंट एंड बैक एंड कौन सा रिक्वायर्ड होगा, दूसरे सॉफ्टवेयर्स क्या लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। देन उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एनालाइज करने हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली हम लोगों के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं, और वो फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए एग्जैक्टली हम लोग के पास वो सॉफ्टवेयर, उतने कंप्यूटर हम लोगों के कैपेबल है क्या और उतने स्किल्स हम लोग के पास है क्या, ये देखेंगे। अगर ये सब अगर प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से हम लोगों ने अगर एनालाइज किया, एनालाइज मतलब जैसे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं ना, वो सेम वे यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस चलेगा। SDLC वाला पार्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज का मतलब है कि कौन सा हम लोग का एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर है और उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज एग्जैक्टली हम लोग ऐड करने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे। और उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज या फंक्शंस ऐड करने के लिए आपको कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितने डेवलपर्स कितने दिन उस पर काम करेंगे, कौन से अलग से सॉफ्टवेयर लगेगा, टेस्टिंग क्या लेवल का लगेगा, कितना डिजाइनिंग में आपके एफर्ट्स जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद में जैसे अभी हम लोगों ने रिस्क एनालिसिस समझा था कि अगर ये जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ये अगर आपका सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो आप यूज करेंगे उससे आपको कितने लेवल तक का लॉस हो सकता है। ये हर एक एक्टिविटी, अगर हर एक एक्टिविटी मतलब अगर 50 फंक्शनलिटीज अगर हम लोग ऐड करने वाले हैं तो वो 50 के 50 टाइम हम लोग को ये स्टेप 5 एंड 6 सेम साइकिल में कंटिन्यूअस चलते रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हम लोग ऐड करेंगे प्रोजेक्ट में। अब एक बार अगर हम लोगों ने एक्टिविटीज प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर उसके लिए हम लोगों को कितने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स लगेंगे और क्या डिवाइसेस दूसरे लगेंगे, इंटरनेट क्या स्पीड का लगेगा, कौन से सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, कितने लोग लगेंगे उस पर, ये रिसोर्सेज एलोकेशन चलेगा। ये होने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के जो पीयर्स है, हम लोगों के जो कलीग्स है या जो एक्सपीरियंस हम लोग से सीनियर्स है,
उनके साथ हम लोग ये प्लान शेयर करेंगे, उनको हम लोग बताएंगे कि हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ऐसा हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया है। अगर वो रिव्यूज अगर हम लोगों को पॉजिटिव मिलते हैं, अगर 70-80% रिजल्ट अगर हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब है कि हम लोग वो प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान एग्जीक्यूशन सक्सेस होगा। और उसके बाद फिर हम लोग लोअर लेवल प्लानिंग करेंगे। लोअर लेवल प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग वापस उसका और डिटेलिंग करेंगे कि अभी अगर हम लोगों ने इतने लेवल के एम्प्लॉयज तो सिलेक्ट कर लिए, उसमें हर एक का सैलरी कितना जा रहा है, हर एक के पास एक्सपीरियंस कितना है, वो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये बंदा ये टाइप के प्रोजेक्ट पे इतने टाइम के लिए काम करेगा तो वो काम कर सकता है नहीं कर सकता है, उसका पास हिस्ट्री में उसने ऐसे कोई काम किए हैं क्या, जो हम लोगों ने टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट किया है वो उतना कैपेबल है क्या। ये सारे लोअर डिटेल्स पे हम लोग, ये डिटेलिंग होगा, ये लोअर डिटेलिंग होगा। और जितने एक्टिविटीज हम लोग या जितने मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिवाइड किए, वो मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, ये लेवल पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या, जो फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग के प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना सूटेबल है या नहीं है। ये पॉइंट्स पे भी हम लोग वापस एक बार रिव्यू करेंगे। सो ये लोअर लेवल का रिव्यू हो गया, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओके ये मेरा इतना बेनिफिट हो रहा है, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना मेरा कैपिटल है, तो वो डिटेलिंग हम लोग बार बार चेक करते रहेंगे। सो अगर हम लोग लोअर लेवल डिटेल्स अगर देखेंगे ना, तो लोअर लेवल डिटेल्स में ये 4 स्टेप्स आएंगे जिसको लोअर लेवल प्लानिंग बोलते हैं। ये ऊपर के 4 स्टेप्स जो है 0 to 4 स्टेप्स आपके अपर लेवल प्लानिंग हो गए, 5 to 8 जो है ये आपके लोअर लेवल प्लानिंग हो गए। तो ये लोअर लेवल प्लानिंग को हम लोग बार बार वेरीफाई करते रहेंगे लूप में, जितने बार हम लोग प्रोजेक्ट में कुछ न्यू चीजें ऐड करेंगे। तो लोअर लेवल प्लानिंग में क्या आएगा, एस्टिमेट एफर्ट्स फॉर एक्टिविटी, रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिसोर्स अलोकेट करो और रिव्यूज लो। ये 4 स्टेप जो है ये आपका लोअर प्लानिंग में आएगा। और उसके बाद वापस अगर कहीं कुछ मिस्टेक अगर मिल रहा है तो वापस रिव्यू करेंगे, वापस फिर ये सेम स्टेप्स आपके कंटिन्यूअस साइकिल में चलते रहेंगे जब तक हम लोगों का कंप्लीट फाइनली डेवलपमेंट चालू नहीं होता और वो स्पेसिफिक पार्ट का डेवलपमेंट नहीं खत्म नहीं हो जाता। तो अगर आपके 4 मॉड्यूल्स अगर है तो 4 मॉड्यूल्स के लिए 4 इंडिविजुअल ऐसे साइकिल्स हम लोग कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। रिमेंबर दिस पार्ट। और ये उसके सारे स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वो। सो अगर आपको वो स्टेप्स नहीं समझ में आए हैं, मैंने जो बोला वो अगर आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ से वो स्टेप्स, और वैसे भी जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया वो एग्जाम में हम लोग नहीं लिख सकते, तो उसके लिए जो थियरी लिखना है वो मैंने नीचे आपको ये बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक कॉलेज पेरोल सिस्टम है, उसका सिनारियो आपको दिया हुआ है। तो ऊपर जो हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा, वो डायग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि करंटली हम लोग के पास पेरोल प्रोसेसिंग के लिए कितने लोग हैं, उसको हम लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम चलेगा, वो सब पार्ट दिए आपको। देखो, कॉलेज करंटली हैज पेरोल प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय सर्विस कंपनी, मतलब कोई थर्ड कंपनी है। आपको जब जब अपने एम्प्लॉयज का सैलरी करना है तो वो सैलरी के लिए अलग से एक अकाउंटेंट का ऑफिस है कोई, तो जिसको हम लोगों ने हायर करके रखा है। तो एवरी मंथ क्या होता है कि ये लोग जो है ना वो पेमेंट प्रोसेस करते हैं, और उसके लिए मुझे अगेन उनको ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे चार्जेस देने पड़ते हैं जितने लोगों के वो सैलरी करते हैं। बिकॉज कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट था, कितना उसने एक्स्ट्रा आवर्स भरा है, उसके टैक्सेस जो कट होंगे, पीएफ अगर कुछ कट हो रहा है, टीडीएस कट हो रहा है, जो भी है वो सारे टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद में उसका फाइनल टेक होम सैलरी कितना होगा, ये सब हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अब ये क्या बोला है कि अगर मैं कंटिन्यूअसली कोई थर्ड कंपनी को ये काम दे के रख रहा हूँ तो उनको मुझे एवरी मंथ ये काम करने के लिए मुझे उनको अलग से पेमेंट देना पड़ रहा है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। ओके, सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इन हाउस हम लोग ऐसा पेरोल सिस्टम बना सकते हैं क्या, जो क्या करेगा, जब कभी अगर एम्प्लॉयज कंपनी में आ रहे तो वो हम लोगों ने एक पंचिंग मशीन रखा हुआ है, फिंगरप्रिंट रिकग्नाइजर होता है ना, तो वो पता चलेगा कि ओके आज ये एम्प्लॉय इतने बजे आया, इतने बजे गया, मतलब अगर उसका ओवर टाइम भी है तो वो वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर वो किसी दिन नहीं आया तो उस दिन उसका ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट वहाँ पे नहीं रहेगा, तो उस दिन का वो एब्सेंट है। तो हम लोग ऐसे कोई प्रोग्राम्स बना सकते हैं क्या जो मंथली बेस पे ऑटोमेटिक उनका सैलरी कैलकुलेट कर दे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सिर्फ उतने उनके पैसे सेंड करने पड़ेंगे, राइट। सो ये हम लोग यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहे हैं, ये आपका एक हेल्पफुल सिनारियो होगा। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, इसके बेस के ऊपर हम लोग ऊपर वाला डायग्राम वापस स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अब वो जो 10 स्टेप्स दिए है ना, रिमेंबर ये चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो ऊपर डायग्राम के हम लोगों ने जो 10 स्टेप्स पढ़े हैं ना, वो 10 स्टेप्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए।
बिकॉज वो 10 स्टेप्स में ही कोई तो एक स्टेप के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर में से। तो अगर आपके वो 10 स्टेप क्लियर है ना, तो अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या रहेगा आपको अगर क्लियर आइडिया नहीं है ना, तो भी आप उसमें एक टेक्निकली कुछ तो लिख सकते हैं अगर ये 10 स्टेप्स आपको याद है। ओके, तो अभी हम लोग ने ऊपर जो 10 स्टेप्स पढ़े हैं ना, ऊपर ऊपर से सिर्फ एग्जाम्पल वाइज पढ़े हैं। अब यहाँ पे हम लोग वो हर एक 10 स्टेप्स का डिटेलिंग पढ़ेंगे। सो जैसे सबसे ऊपर वाला हम लोगों का जो उसमें स्टेप था वो डायग्राम में, वो था स्टेप 1, एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो यहाँ पे अभी हम लोग वो प्रोजेक्ट का स्कोप आपका कितना हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है वो देखेंगे। सो बहुत सिंपल वे में अगर आप देखेंगे तो 1.1 आपको पॉइंट क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, हाउ डू वी नो इफ वी हैव सक्सीडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैसे पता है कि अगर हम लोग ने ये वाला ऑब्जेक्टिव्स फॉलो किया है तो आपके प्रोजेक्ट में आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो आपके काम का है, वो आपको सक्सेसफुली यूजफुल हो सकता है। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। प्रोजेक्ट ऑथोरिटी किसके पास रहेगा, कौन थ्रू आउट ये प्रोजेक्ट को हैंडल करते रहेगा, मॉनिटर करते रहेगा, है ना, ये पॉइंट आपका सेकेंड रहेगा। और उसके आगे स्टेक होल्डर्स, आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब डेवलपर्स, डिजाइनर्स, यूजर्स, टेस्टर्स, ये सबको आइडेंटिफाई करो प्रॉपरली और वो सबके इंटरेस्ट कौन से कॉमन ग्राउंड पे मैच हो रहा है, वहां पे हम लोग वो लेवल पे हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चालू करेंगे। बिकॉज आपके डेवलपर्स अगर कुछ बनाने के लिए रेडी नहीं है लेकिन आपके यूजर्स को वो चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो टाइम पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग नहीं बना सकते बिकॉज डेवलपर्स खुद से ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो स्पेसिफिक फंक्शंस वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो सारे स्टेक होल्डर्स के कॉमन इंटरेस्ट कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो, कौन से लेवल पे वो सारे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, जहां पे हम लोग कॉमन एक ग्राउंड जो मिलेगा ना वो लेवल या वो पॉइंट्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपके प्रॉपर पॉइंट्स रहेंगे। ओके, सो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके आगे क्या बोला है, मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो मतलब अगर आपको कुछ लगता है कि डेवलपर्स कोई काम नहीं कर सकते या उनका कैपेसिटी में नहीं है या जितना टाइम आपको प्रोजेक्ट के लिए मिला है उतने टाइम में वो पॉसिबल नहीं है, तो वो टाइम पे आपको कहीं ना कहीं कोई फंक्शंस कम करने पड़ेंगे, कहीं पे आपको बजट में चीज़ें कम करने पड़ेंगे, कहीं पे आपको टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, या कहीं पे हम लोग कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को ये बोल सकते हैं कि ये वाले फंक्शंस आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम लोग उसको फ्यूचर स्कोप में डाल सकते हैं, जब हम लोग के पास फ्यूचर में टाइम रहेगा तब हम लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये अलग अलग सिनारियो में हम लोग सोच सकते हैं। सो डू वी नीड टू डू थिंग्स टू विन ओवर स्टेक होल्डर्स, ये सेकेंड पॉइंट है। एस्टैब्लिश मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक क्लियर कम्युनिकेशन सबके साथ होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा ना तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपके क्लाइंट ने आपको क्या बोला वो डायरेक्टली अगर डेवलपर्स या टेस्टर्स या जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग या डिजाइनर्स है उन तक अगर वो क्लियर वे में अगर कन्वे नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग जो फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो आप जितना छोटा मोटा भी कुछ चीज़ अगर आप इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं, आपका इंप्लीमेंटेशन अगर फिनिश हुआ, सो यू हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम योर क्लाइंट, क्योंकि इतना मेरा काम हो गया है, यू कैन जस्ट चेक कि इतना जो हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है या क्लाइंट का रिएक्शन क्या है। नाउ अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट अथॉरिटी किसके पास है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर कॉलेज की बात करेंगे तो मेन अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास रहेगा, उससे ऊपर मैनेजमेंट रहेगा, देन प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल रहेंगे, वाइस प्रिंसिपल के नीचे हम लोग के एचओडीज रहेंगे, एचओडी के नीचे फिर प्रोफेसर्स रहेंगे, है ना। देन उसके बाद अलग अलग और ये सेम चेंज चलते रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखना है कि प्रोजेक्ट अथॉरिटी में भी हम लोग ऐसे हायर अथॉरिटीज कौन रहेंगे, उनके नीचे कौन रहेगा, उनके नीचे कौन रहेगा, ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ओके, ये प्रोजेक्ट अथॉरिटी वाला पार्ट हो गया। स्टेक होल्डर्स, जैसे मैंने आपको बोला, स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे, आपका स्टाफ जो है, जो लोग आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो जैसे अगर कॉलेज के लिए अगर हम लोग बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट, तो वो टाइम पे जो डेवलपर्स, डिजाइनर्स, टेस्टर्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जो पर्सन है, और प्लस उसके साथ में जो यूजर्स उस पर काम करने वाले अलग अलग लेवल, अलग अलग मॉड्यूल पे, ये सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे। ना ये आपका सब कुछ ये आपका स्टेप 1 के अंदर आता है, इतने चीज़ें जो हम लोगों ने 10 स्टेप्स ऊपर पढ़े थे उसमें से। नाउ हियर वी हैव स्टेप 2। ओके, सो एक ज़रा सा ब्रेक लेके हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज बाउंसर जाना चालू होगा।
Okay, so now in step 2, as you can see, we talk about project infrastructure. So project infrastructure बहुत सिंपल है, लिंक बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एनी स्ट्रेटेजिक प्लान. तो क्या स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कैसे डेवलप करने वाले हैं, कौन सा SDLC हम लोग फॉलो करेंगे इन शॉर्ट. तो वाई डिड दे वांट द प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो ये आएगा कि प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, क्या पर्पज़ है. ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट स्टैंडर्ड्स डू यू हैव टू फॉलो. लाइक अगर मैं कॉलेज के लिए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा कंसर्न्स नहीं रहेंगे. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बैंक के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड उससे भी ज़्यादा देखना है कि प्रोजेक्ट टीम है ना, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टीम कि एग्जैक्टली कौन से पर्सन को आप हायर कर रहे हो और उसको प्रोजेक्ट के कौन से पार्ट डेवलप करने में आप ऐड कर रहे हो. जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक पर्सन है जिसको XYZ टाइप के कुछ कोडिंग का अगर नॉलेज ही नहीं है और उसको आप उठा के अगर अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हो तो वो तो यूजलेस सेंसलेस चीज़ है, राइट. क्योंकि आप ऐसे कोई पर्सन को हायर करने की ट्राई कर रहे हैं जिसने ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया. अब अगर मैं सपोज कोई XYZ पर्सन को हायर करता हूँ जिसको PUBG टाइप का गेम बनाना है, अब उसने ज़िंदगी में कभी PUBG खेला ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है. तो अगर पता ही नहीं है और उसको अगर मैं बोलता हूँ कि भाई PUBG टाइप डेवलपमेंट करना है, तो अगर उसने खेला नहीं है, उसको आइडिया नहीं है कि चीज़ें वर्क कैसे करते हैं अंदर, तो उसको हायर करके क्या करेंगे हम लोग. तो अगर एक गेम डेवलप करना है तो कोई गेमर जैसा बंदा रहेगा जिसने मल्टीपल गेम्स देखे रहेंगे, तो उसको अगर हम लोग हायर करेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके, नाउ स्टेप 3 अगर हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्टेप 3 में हम लोग को क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश प्रोजेक्ट एज आइदर ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट बेस्ड. ऑब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिकली आपको क्लाइंट ने बोला है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है. प्रोडक्ट बेस का मतलब है कि भाई मैं अपना खुद का आइडिया अप्लाई करके अपने खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से और आजू बाजू में जो लोग वर्क कर रहे हैं करेंटली उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके बेस के ऊपर एनालिसिस के ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट अपना खुद का एक आइडिया बनाने की ट्राई करेंगे. और उसके साथ अगर आप देखेंगे दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग, राइट. और उसके साथ में हम लोग अपना प्रोजेक्ट को मैच करने का ट्राई करेंगे. और ये जो भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए उसका एक्सप्लेनेशन है. नाउ आइडेंटिफाई हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क क्या होंगे, अगर कुछ रॉन्ग गया तो क्या हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है हम लोगों को, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं जिसको हम लोग आगे फ्यूचर स्कोप में डाल सकते हैं या उसको हम लोग हटा सकते हैं. तो कौन से लेवल पे हम लोग अगर नहीं आ रहा है तो कौन से लेवल पे हम लोग स्टॉप करेंगे डेवलपमेंट. जैसे अगर आपने 6 महीने ही मुझे दिया है तो 6 महीने में कितना लेवल का डेवलपमेंट हुआ और अगर कितना लेवल तक अगर हो गया तो हम लोग स्टॉप करके बाकी का मेंटेनेंस पार्ट में हम लोग या फ्यूचर स्कोप में डाल सकते हैं कि चलो अभी के लिए इतना बस हो गया, जो टेम्पररी काम चलाने के लिए क्लाइंट यूज कर सकता है, ये देखेंगे. सो टेक इन टू अकाउंट यूजर रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट ये होगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए. जनरल लाइफ साइकिल अप्रोच SDLC, लाइक हम लोगों ने देखा कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ SDLC अपने खुद के लिए कस्टमाइज वे वाले यूज करेंगे, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइप, जो भी हम लोगों को बेनिफिशियल रखता है. रिव्यू ऑल रिसोर्स एस्टिमेट्स, डज ऑल दिस इंक्रीजेज द कॉस्ट, ये भी देखना है हम लोगों को कि हम लोग कितने रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं और उतने रिसोर्सेज हम लोग के पास एक्चुअल में है. और इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों के मल्टीपल टीम्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं. तो एक टीम सपोज सुबह के शिफ्ट में काम कर रहा है, एक टीम दोपहर के शिफ्ट में काम कर रहा है, एक रात के शिफ्ट में काम कर रहा है. तो आप जो भी उनको रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही वो दिन पे उनको मिलेंगे. और आप अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम अगर ले रहे हैं तो हम लोग के दूसरे प्रोजेक्ट्स का जो प्रोग्रेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है. तो वो टाइम पे आपका वहाँ पे कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स अगर डिले हुए मतलब आपको अलग से एक्स्ट्रा लैपटॉप्स या कुछ हायर करना पड़ेगा या फिर आपको ये प्रोजेक्ट डिले करना पड़ेगा, कुछ तो XYZ एक रास्ता निकालना पड़ेगा. तो वो टाइम पे हम लोग का सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, आपका उसमें कॉस्टिंग कितना इंक्रीज हो सकता है, ये फैक्टर्स देखेंगे हम लोग. ओके, नाउ बैक टू सिनेरियो में वही देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड. अपना आइडिया लगाना है, रिसर्च बेस्ड देखना है या क्लाइंट ने बोला है भाई उतना ही बनाओ, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है. रिस्क क्या रहेंगे और उसके आंसर्स है यहाँ पे. सो ये आपके 3 स्टेप्स है. ये 3 स्टेप्स बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ इतने टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है जो हम लोग ना समझ पाए. आपके जो मेन टेक्निकल पॉइंट्स जो चालू होते हैं ना वो स्टेप 4 से चालू होते हैं. जैसे अगर आप देखोगे खाली स्टेप 4 में ही अलग से आपको एक डायग्राम मिलेगा.
अब ये डायग्राम बहुत सिंपल वे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये डायग्राम अगर यहाँ पे समझा तो आगे के स्टेप्स आपको बहुत सिंपल वे में समझेंगे, याद रखो। तो सबसे पहले क्या बोला है, सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन। ओके, तो उसमें हम लोगों को देखना है कि हम लोग जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसमें कितने क्लाइंट, कस्टमर, कितना डेटा हम लोग एट अ टाइम प्रोसेस करने वाले हैं, कितना बड़ा डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं, और उसके साथ में ऑफिस लेआउट, हम लोग के पास ऑफिस में कितने कंप्यूटर्स है, उनके कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली क्या है। बिकॉज अगर उनके कॉन्फ़िगरेशंस अगर लो कॉन्फ़िगरेशंस है और हम लोग हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हेल्पफुल नहीं हो पाएगा हम लोगों को, राइट। उसके साथ हम लोग मैच करेंगे कि अब यूजर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एग्जिस्टिंग अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो कितने उनके रिक्वायरमेंट्स करंटली फुलफिल कर रहा है, और अगर हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट में हम लोग को कितने मॉडिफिकेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर हम लोगों ने वो मॉडिफिकेशन नहीं किए तो आपको ऑफिस लेआउट में चेंजेस करने पड़ेंगे, उनका जो करंट नेटवर्क आर्किटेक्चर है या उनके करंट कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सपोज कोई चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बराबर है। और इसके बेस के ऊपर हम लोग एक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर देखेंगे, और किसी के पास अगर है वैसा तो वो कैसा बिहेव कर रहा है आपके नेटवर्क में, ये देखेंगे। और ये सब आइडेंटिफाई हो गया, मतलब आपका एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल गया कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, अगर आपको चेंजेस करने तो कितने लेवल तक करने। अब इसके लिए आपके पास कितने सप्लायर्स है, कितने लोग हैं जो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे क्या करेंगे, टेंडर्स मंगाएंगे कि जो भी पोटेंशियल सप्लायर्स जो भी इंटरेस्टेड है, जो हम लोग को ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, वो लोग अपने चार्जेस बताओ कि आप कितना टाइम लोगे, क्या क्वालिटी का आप सॉफ्टवेयर हम लोग को दे सकते हो, उसके साथ आप ISO सर्टिफिकेशन हम लोगों को दे सकते हो कि नहीं, और साथ में आपके चार्जेस कितना रहेगा, ये हम लोग उनके पास से मंगाएंगे। सो ये आपका प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज वाला पार्ट हो गया, स्टेप 4 हो गया, और ये उसका नीचे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। सो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कुड बी, क्या बोला है देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट कुड बी द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कितने फंक्शंस, कितनी चीजें हम लोग प्रोजेक्ट में ऐड करने वाले हैं, वो एक्टिविटी हो गया। और दूसरे थिंग क्या रहेंगे, आपके पास इंस्टॉल्ड पीसीस कितने हैं, आपके पास करंटली डॉक्यूमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट आपको क्या बता रहे हैं, आपके पास ट्रेंड यूजर्स कितने हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और अपडेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप कोई एक सिस्टम अपडेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो तो न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है, अपडेट कितना हुआ है वो। देन कौन सी चीज को हम लोग प्रोडक्ट में कंसिडर नहीं कर रहे, अलग से ट्रेनिंग देंगे। स्टेक होल्डर्स जो आपके यूजर्स रहेंगे उनके पास से हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ के जो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, वो resources and actors, software developers may be exceptions to this, like resource and actors, तो resources कितने हैं और उसके सामने कितने लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कितने हैं मेरे पास, ये दोनों को वेरीफाई, दोनों को मैच करेंगे हम लोग। सो प्रोडक्ट कैन बी डिलीवरेबल और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा अभी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़े टाइम के बाद देंगे, जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग के पास रिसोर्सेज आते जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आप एक सिनॉप्सिस बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का तो क्या रहेगा, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, आईडी नंबर, डिस्क्रिप्शन क्या है वो, कौन से बेस पे आपको ये आइडिया आया, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगे, उसका फॉर्मेट है ना, रेलिवेंट स्टैंडर्ड कितना हम लोग बनाएंगे, क्वालिटी क्राइटेरिया कितना रहेगा उसमें। सो करंटली अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट यूज़ करें उसमें कितने फेलियर्स आ रहे हैं, कितना आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, या प्रोसेसिंग के लिए वो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, और उसके हिसाब से आप क्या लेवल का सॉफ्टवेयर दोगे, ये पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है टेस्टिंग डेटा वाला पार्ट में। देन जो ऊपर हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा ना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना तो वो आपका बन जाता है जेनरिक प्रोडक्ट फ्लो, डॉक्यूमेंट्स फॉर जेनरिक प्रोडक्ट फ्लो। क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, वो यूजर्स ने क्या रिक्वायरमेंट्स दी है, उसके हिसाब से कितना डेटा आप वहाँ पे, कितने कितने यूजर्स, कितना डेटा आप वहाँ पे हैंडल करेंगे, उसके हिसाब से आप टेस्ट कर लो। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है तो टेस्टिंग कैसे काम करेगा, ऑफिस लेआउट क्या है, पोटेंशियल सप्लायर्स क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग टेंडर्स डिफाइन करेंगे। सो देखो वो सेम डायग्राम, खाली हम लोगों ने बॉक्सेस का पोजीशन चेंज किया है, तो यहाँ पे अगेन कुछ नया डिस्कस करने जैसा नहीं है, वो सेम चीज़ है, खाली आपका डायग्राम जो है ना वो लेआउट आपका चेंज हुआ है। तो ये वे में आपको याद रखना है इसको। ओके, ये उसका एक्सप्लेनेशन है नीचे। प्रोडक्ट इंस्टेंसेस। ओके, अब before we start with 4.3, okay,
सो 4.3 क्या बता रहा है, रिकग्नाइज प्रोडक्ट इंस्टेंसेस। लाइक सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, वो हर एक मॉड्यूल में कितने आपके सब मॉड्यूल्स रहेंगे, उसका डिटेलिंग वो हम लोग बताएंगे। जैसे अगर मैं हम लोग बहुत बार हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि अगर कॉलेज का हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफेसर मॉड्यूल, प्रिंसिपल मॉड्यूल, एचओडी मॉड्यूल, जो हम लोगों के अकाउंट्स डिपार्टमेंट या ऑफिस रहेंगे उनके मॉड्यूल्स रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उनका डिटेलिंग निकालेंगे कि अगर स्टूडेंट मॉड्यूल है तो उनके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, मतलब उनमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, वो मॉड्यूल्स के अंदर कौन सा सब मॉड्यूल्स हो सकता है। तो मेनली तो वहाँ पे डिग्री स्टूडेंट्स रहेंगे, जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स रहेंगे, देन उसके अंदर वापस जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स गेट डिवाइडेड इनटू आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लाइक दैट। तो वो इंस्टेंसेस हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से वापस अभी उनके सब मॉड्यूल्स जब बन गए हैं तो उसमें और कितना आपको कोडिंग, कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो सब यहाँ पे काम चलेगा। ओके, सो प्रोड्यूस आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क, लाइक आइडेंटिफाई द एक्टिविटी नीडेड टू क्रिएट ईच प्रोडक्ट फर्स्ट। ओके, एक्टिविटीज मतलब कितने फंक्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे, कितने 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 हम लोगों को कोडिंग उसमें ऐड करना पड़ेगा, कितने अलग से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके फंक्शंस ही बोलेंगे। तो हम लोग बेसिकली कितने फंक्शनलिटीज वहाँ पे ऐड करेंगे। मोर देन वन एक्टिविटी माइट बी नीडेड टू क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। सो मल्टीपल ऐसे एफर्ट्स आपको लगेंगे। तो एक सेम सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज या मल्टीपल, आप देखो डेवलपमेंट पैटर्न, अगर हम लोग बात करेंगे कि एक से ज़्यादा टीम, 10 टीम भी हो सकते हैं कभी कभी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो अलग अलग काम करते रहेंगे आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो एक्टिविटी नेटवर्क अगर देखेंगे तो कैसे काम करेगा, एग्जिस्टिंग, ये देखो ये वापस वो सेम डायग्राम अलग वे में ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपको बनाने के लिए बहुत सिंपल हो गया। आइडियल एक्टिविटी क्या काम करेगा, एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम, ऑब्टेन यूजर रिक्वायरमेंट, टेस्ट केस बनाएंगे। टेस्ट केस मतलब अगर ये रिक्वायरमेंट हो तो उसके हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, कितने टाइम में बनना चाहिए, कैसा रिजल्ट आना चाहिए, वो देखेंगे हम लोग। ऑफिस लेआउट क्या है वो देखेंगे, और कितना डेटा या कितना अमाउंट ऑफ यूजर्स वहाँ पे रहेंगे, कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप प्रोसेस करेंगे, कितना स्टोर करेंगे, क्या साइज का आपका डेटाबेस बनेगा, ये देखेंगे। टेंडर के लिए इन्वाइट करेंगे, टेंडर इशू करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे कितने सप्लायर्स हैं, तो कौन सा बेस्ट सप्लायर आपको कम टाइम में एक बेस्ट प्रोडक्ट बना के देता है, उसके हिसाब से टेंडर इन्वाइट करके हम लोग वो यूजर्स या वो सप्लायर के पास से प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो भी हम लोग का वो ले लेंगे। तो एक सेम डायग्राम तीन अलग वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका बहुत सिंपल वे में याद रहना चाहिए आपको। ओके, 4.5 है चेक पॉइंट्स ऐड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी डेटाबेस में भी पढ़ा रहेगा चेक पॉइंट्स। सो देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, डिजाइनिंग किए, हम लोगों ने डिजाइन्स पढ़े थे। सिस्टम डिजाइन के अंदर 3 टाइप के डिजाइन रहते हैं हम लोगों के। तो वो जो 3 टाइप के डिजाइन है वो अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे हैं, मॉड्यूल लेवल डिजाइन पे। तो 3 मॉड्यूल लेवल डिजाइन किए हम लोगों ने, और उसको हम लोग कोड कर रहे हैं, और बाद में वो तीनों मॉड्यूल्स को साथ में कंबाइन करके एज ए सिंगल सिस्टम उनको हम लोग टेस्ट करेंगे। ये हम लोग का पार्ट है। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं डाला, चेक पॉइंट मतलब यहाँ पे देखो डिजाइन, 3 मॉड्यूल के डिजाइन बनाए और मैंने यहाँ पे चेक पॉइंट डाला। चेक पॉइंट का मतलब है कि फाइनली हम लोगों का यहाँ तक डिजाइनिंग, 3 मॉड्यूल का डिजाइनिंग तक कंफर्म काम प्रॉपरली हो गया है विदाउट एनी एरर। तो बाई चांस जब अगर हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल कोडिंग कर रहे हैं हम लोग मॉड्यूल्स को डिजाइन के बेस के ऊपर, मॉड्यूल ए का डिजाइन के ऊपर मैं मॉड्यूल ए को कोड कर रहा हूँ, वो टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता रहेगा कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ से चालू हुए, बिकॉज ये लास्ट चेक पॉइंट तक तो सारे काम प्रॉपर थे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई काम अगर आपका क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं पे कोई एरर्स आपके रेक्टिफाई नहीं हो रहे, कोई बग्स रेक्टिफाई नहीं हो रहे, तो हम लोग एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ओके ये चेक पॉइंट अगर यहाँ पे है मतलब डिजाइनिंग तक का काम तो प्रॉपर था, प्रॉब्लम्स जो चालू हुए वो कोडिंग में ही कहीं तो हुए। तो लास्ट चेक पॉइंट से हम लोग अपना काम वापस चालू कर सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। लास्ट चेक पॉइंट मतलब डिजाइनिंग तक जाएंगे और वहां से वापस कोडिंग चालू करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, और बाद में वापस यहाँ पे सिस्टम्स को टेस्ट करेंगे। तो ये दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग और पुटिंग अ चेक पॉइंट्स। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यस गाइस, क्लियर है सबको? और ये उसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चेक पॉइंट मतलब फाइनली आपके सिस्टम में आपको वो बताएगा कि हाँ भाई यहाँ तक का पार्ट तो कंफर्म बहुत प्रॉपरली हम लोगों ने किया हुआ है।
तो अगर कोई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आता है और कुछ काम अगर आपको वापस करना पड़ता है ना, तो हम लोग कंफर्म बताएंगे कि ओके चलो यहाँ तक का काम तो हम लोगों ने प्रॉपर किया था, तो अगर जो भी कुछ काम आपको वापस करना पड़ रहा है ना, वो यहाँ तक का काम कोई तो हो सकता है। ओके, ये बात हम लोग यहाँ पे बताएंगे। अब अगर कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। एनीवन, एनी डाउट्स? सर ऐसा होता है ना कभी कभी ए अपना सही है तो उसको फिर बी में कुछ चेंज करने बोलता है। हाँ 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 हाँ, वो सपोज मैंने बी में चेंज किया लेकिन अब उसकी वजह से मेरा ए अफेक्ट हो गया, तो वो चेक पॉइंट पे पूरा बताया कि वापस ए भी अफेक्ट हो गया। यस एग्जैक्टली, तो हम लोग के पास चेक पॉइंट रहेगा कि मुझे पता है कि ओके ए मैंने कोड किया, फिर बी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आई कैन इजीली से कि ओके देखो हम लोगों ने ये चेक पॉइंट डाला तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ये चेक पॉइंट के आगे चालू हुआ है, तो आपको वेरीफाई कहाँ पे करना है, ये चेक पॉइंट के आगे आपने जो भी काम किया उसमें, वो चेक पॉइंट के पीछे आपने जो भी काम किया उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर कुछ काम वापस करना पड़ रहा है, कुछ काम में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहे हैं या रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली कहाँ से आप वो काम रेक्टिफाई करेंगे ना, वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता होगा। आई होप समझ में आया। यस समझ में? हाँ सर। ओके ओके, अब कुछ डाउट्स है तो बताओ। और किसी को कोई डाउट्स है बताओ जल्दी से। यस कोई डाउट्स नहीं है। ये चेक पॉइंट वाला पार्ट हम लोगों का हो गया, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ कम्स स्टेप 5, जहां पे हम लोग एस्टिमेट निकालेंगे कितने एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं, और वो जो भी एक्टिविटीज हम लोग करेंगे उसके एस्टिमेटेड आपका कॉस्ट कितना आ सकता है, ये उसके एफर्ट्स का एस्टिमेट है। कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितने टेस्टर्स लगेंगे, कितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हम लोग को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और वो जो भी रिसोर्सेज हम लोग ऐड करेंगे वो उसका आपको एक्सपेंस कितना आएगा, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यही पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बॉटम अप एस्टिमेट, बॉटम अप एस्टिमेट का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने अब तक अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं किया है। गेटिंग, हम लोग के प्रोजेक्ट में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब अगर हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉटम से आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अभी आपके पास कितना टाइम बचा है, और जो भी आप बनाने वाले हो उसके लिए आपको और कितना टाइम लगने वाला है। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोगों का फोकस रहेगा। उसके आगे रिवाइज प्लान टू क्रिएट कंट्रोल्ड एक्टिविटी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो काम हम लोग बनाने का सोच रहे हैं वहां पे हम लोगों के पास उतने रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने प्लानिंग में कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाना पड़ेगा वो देखेंगे हम लोग। बड़े बड़े पार्ट्स जो है आपके प्रोजेक्ट के बड़े पार्ट्स जो है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका, राइट। सो ये हम लोग की बेसिक से एक्टिविटीज है कि कहाँ कहाँ पे ब्रेक डाउन की जरूरत है, आप बड़े एक्टिविटीज को छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे, वो पॉइंट आएंगे यहाँ पे। और उसके आगे हम लोग हर एक शॉर्ट एक्टिविटीज को चेकलिस्ट में डालेंगे। चेकलिस्ट मतलब एक हम लोग के पास बुक रहेगा, चेक बॉक्स टाइप रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग मार्क करते जाएंगे, ओके ये वाला काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इट इज लाइक दैट। सो एग्जैक्टली कहाँ तक हम लोग का काम हुआ, कौन सा काम बाकी है, ये प्रॉपरली हम लोग को हमेशा पता चलते रहेगा। तो ये आपका 5th वाला एक्टिविटी प्लान है। देन स्टेप 6 अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली स्टेप 6 आपका क्या बता रहा है, रिस्क आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई एक रिस्क आता है तो वो रिस्क कितना बड़ा हो सकता है, वो हम लोग को कितना ज्यादा हैम्पर कर सकता है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, वो हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। डैमेज, अगर ये रिस्क अगर आता है तो कितना डैमेज हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में रिस्क रिडक्शन देखेंगे कि अगर ऐसा कोई रिस्क आता है तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं, कहाँ तक हम लोग उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने से अटका सकते हैं, कहाँ तक, और वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ तक का हम लोगों का रिस्क जो है वो अटक सकता है, कहाँ पे जाएंगे तो हम लोग का रिस्क प्रॉब्लम और क्रिएट बढ़ सकता है, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे हम लोग के। रिस्क रिडक्शन मतलब आपके एफर्ट्स टू कर्टेल दोज रिस्क या प्रिकॉशनरी मेजर्स। जैसे अगर मुझे पता है कि अगर मैं कार ड्राइव करूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीट बेल्ट लगा के रखेंगे। लेकिन सीट बेल्ट लगाने के बाद में भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर एक
हम लोग के पास एक ये एयर बैग होगा। सो अगर इन केस अगर एक्सीडेंट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो एयर बैग जो है वो आपको बचा सकता है और जो ज़्यादा आपको जो डैमेज होगा उससे, राइट। ये वाले पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे हम लोग के पास। सो ये आपका स्टेप 6 है, 6.2। और कंटिजेंसी में हम लोग देखेंगे एक्शन इफ रिस्क डज अकर। तो कंटिजेंसी में हम लोग क्या बोलेंगे, चलो हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए थे, हम लोगों ने पूरा ट्राई किया कि कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो अब क्या, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे आपका वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके। ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। दोज आर द 6 स्टेप्स। और 6.2 तक है। 6.3 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो एडजस्ट ओवरऑल प्लान एंड एस्टिमेट टू टेक अकाउंट्स इन रिस्क। सो जो भी न्यू एक्टिविटीज भी हम लोग अगर फ्यूचर में ऐड करते जा रहे हैं ना, उसके ऊपर भी हम लोग का ये सेम फोकस रहेगा कि हाँ वहां पे भी आप मेन ये बात पे फोकस रखो कि वो न्यू एक्टिविटी में भी वापस कौन से रिस्क आ सकता है। अगर वो रिस्क हम लोगों ने प्रिकॉशन लिए वो रिस्क के लिए, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम लोग वहां पे फोकस करते जाएंगे। एड न्यू एक्टिविटी विच रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद अदर एक्टिविटी लाइक ट्रेनिंग, पायलट ट्रायल्स रहेंगे हम लोग के। पायलट ट्रायल्स मतलब रेंडमली हम लोगों ने बनाने के बाद में कोई लोगों को लाके हम लोग वहां पे टेस्ट करा रहे और उसका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कि कितने लोगों ने टेस्ट किया, कैसा आपका सिस्टम ने रिएक्ट किया, ये सब पॉइंट्स आएंगे। और लास्ट जो है अलोकेट रिसोर्सेस। तो रिसोर्स अलोकेशन में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड अलोकेट रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू फिनिश अप दोज एक्टिविटीज। और अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत है या एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो उसके हिसाब से आपको प्लान्स को भी रिवाइज करने पड़ेंगे। और प्लान्स रिवाइज करने का मतलब है आपके जो एस्टिमेट वहां पे इन्वेस्टमेंट लग रहा था, आपका जो बजट था, वो भी आपको अभी रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ नॉट बीइंग अवेलेबल अंटिल अ लेटर डेट, ये होगा। नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या रहेंगे, वो एक्टिविटीज पे हम लोग कैसे फोकस करेंगे, ये पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी का मतलब जो हम लोगों के प्रोजेक्ट से लिंक नहीं है, मतलब डेवलपमेंट या वो नहीं है, उसको छोड़ के और सर्टन कोई दूसरे एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो वो सर्टन एक्टिविटीज पे हम लोग यहाँ पे फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं। दैट्स इट। और उसके आगे यहाँ पे ज्ञान चार्ट चलता है। बेसिकली यहाँ पे आपका एक टाइम टेबल बनेगा। जैसे अभी आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो ये ज्ञान चार्ट क्या बताएगा, कौन से डेट पे आपने सर्वे चालू किया, कौन से डेट पे आपने रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करना चालू किया, कौन से दिन पे वो खत्म हुआ, देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग डिजाइनिंग में कितना टाइम लगा। ये पूरा टाइम टेबल जो हम लोग बनाते हैं ना, जिससे पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में आपको कितना टाइम एग्जैक्टली लगा और कितने टाइम तक आपने कौन सा काम कंटिन्यू किया। ये जो काम है ना, ये काम एक्सप्लेन करने का जो चीज़ है, इसको ज्ञान चार्ट बोलते हैं। आप भी अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे, आपने बहुत बार देखा रहेगा, आपके बहुत सारे सीनियर्स जो है उनके प्रोजेक्ट में भी ऐसे सर्टन ज्ञान चार्ट्स रहेंगे। ओके, सो वो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ कितना कैसे काम करेगा, कितने टाइम हम लोगों ने एफर्ट्स डाले, कितने एफर्ट्स डाले हम लोगों ने, बेसिकली वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। सो यहाँ तक आपका ये ज्ञान चार्ट वाला पार्ट है। और वो कैसे काम करता है वो आपने ऑलरेडी देखा ही रहा है। रिव्यू एंड पब्लिसाइज। रिव्यू का मतलब है अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स है तो रिव्यू लो, हेल्प लो दूसरे का, जो आपको बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे और उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें हम लोग चेंजेस लाएंगे और उसको बाद में हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे कि ये जो भी प्लान्स रिव्यू किए हम लोगों ने, जो चेंजेस किए, वो वापस अप टू द मार्क प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना, वो देखेंगे हम लोग। और लास्ट में पॉइंट्स एग्जीक्यूट करो, बस ये छोटा सा है। और लास्ट में ये तो हम लोगों का की पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी का। सो यहाँ पे हम लोगों का ये जो चैप्टर 3 है वो खत्म हो गया और उसके साथ यूनिट 1 भी खत्म हो गया। सो आज यूनिट 2 चालू नहीं कर रहा हूँ मैं। यूनिट 1 में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो बताओ, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। अगर नई डाउट्स है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्ट यूनिट 1 चालू करेंगे, सॉरी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके।